बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 171 मुलाहिदा फरमाएं। मैं बदसूर आज के गम और कल के अंदेशों में गिरफ्तार रहूँगा, छुपता फिरूँगा और भागता रहूँगा। किसी मकसद और किसी समत के बगैर ज़िंदगी से फ़रार के आज़ाब को झेलता रहूँगा और सोचता रहूँगा कि अब इस MWD कम्प्लेक्स का क्या बनेगा जिसे वज़ीर खान से छीन लिया गया था और जिसका वारिस मैं था। इसका वारिस अब कौन होगा और वहाँ अब क्या होगा? वही जो पहले होना था या वो जो पहले नहीं होता था? राबिया बेवकूफ़ जज्बात की रूह में बह कर तबाह हो जाने वाली लड़की, तू कहाँ जाएगी? कुछ अपना ठिकाना कर ले। इस ठिकाने में क्या है जहाँ तूने फ़िक्रे आशाम बंदी की थी? इस घर की दीवारों में तो सिर्फ वक्त के आसेब ज़दा रह सकते हैं। जहाँ वज़ीर खान ना रहा, वो तनहा रिटायर्ड ज़िंदगी गुजारने वाला सेशन जज भी ना रहेगा। ये जग रहन बसेरा है, ना तेरा है ना मेरा है। मैंने महसूस किया कि मैं बैठा रहा तो पागल हो जाऊँगा। मेरे इर्द गिर्द की दुनिया बेवजूद हो गई थी, जिसमें इंसान चलती फिरती और आती जाती परछाइयाँ बन गए थे, और ट्रैफिक के शोर में भी एक सन्नाटा था कि सदा देता था, और शहर को शहर खामोशा की यूं वैरानी ने ढक लिया था जैसे हज़ारों सदियों की तहजीब को मिट्टी ढांप लेती है। मैंने एक बार फिर खबर को देखा जिसका हर लफ्ज़ मुझे पहले ही अजबर हो गया था, और बेंच से उठकर फुटपाथ पर चलने लगा। न जाने कब मुझे ख्याल आया कि पैदल जाने की बजाय मैं टैक्सी में जा सकता हूँ और कम वक्त में ज़्यादा महफूज तरीके से और नेट टोटल पर पहुँच सकता हूँ। जहाँ मोहसिन और टैडी मेरी वापसी के इंतज़ार में है, इस दश्ते तन्हाई में जहाँ ख्यालात की बादे सुमूम रास्ता समझाई ना देता था। यह ख्याल किसी निशाने मंजिल की तरह था। मैंने नाउमीदी और एहसास बेचारगी को कम करते हुए महसूस किया, हाँ, इस वक्त मुझे रफ़ाकत और दस्तगीरी की ज़रूरत है। उन सहारों की ज़रूरत है जो मेरे यकीन को और मेरे एतमाद को बहाल कर सकें और मैं इस काबिल हो सकूं कि इस नई और गैर मुतवक्के सूरत हालात का जायज़ा अकल सलीम की मदद से ले सकूं। एक रिक्शे वाले ने मेहरबानी करके मुझे बिठाया और इस बात पर बहुत नाराज़ हुआ कि मैंने उसे रोकने के लिए रिक्शे के सामने आकर लेटने का तरीका क्यों इख्तियार किया। हालांकि मैं परेशान ख्याली के बायस फुटपाथ से सड़क पर उतरते वक्त एक गड्ढे में पैर पड़ने से गिरा था, मगर फ़ौरन खड़ा भी हो गया था। सफ़र के दौरान में भी उसने लानतरानी जारी रखी और मुझे मुतअद्दिद बार मुफीद मशवरों से नवाजा, और में एक ये भी था कि मैं अपनी सारी परेशानियों की तफसील एक ख़त में लिख कर पीर डोंगे शाह के बिजार पर 125 रुपये और नकद 1.25 तोले चांदी के साथ रखा हूँ, तो उसी रात बाबा मजगूरा ख्वाब में नमूदार होकर सारे मसाइल का हल बता जाएंगे। गालबन में सूरज से इतना परेशान लगता था कि वह रहम खाने पर मजबूर था। वो नॉन स्टॉप बोलने का आदी था, चुनाचे उसने आखिरी वक्त में इन शकूक का इजहार भी कर दिया कि उसे मेरी सूरत देखी हुई लगती थी। मैं समझता था कि उसके लाशऊर में मेरी अखबार में शाया होने वाली तस्वीर महफूज है। इससे पहले कि तस्वीर का नक्श शऊर के खाने तक पहुंचता, मैंने रिक्शा रुकवाया और उसकी रवानगी के बाद पैदल चल के ओरिएंट होटल पहुंचा। खिलाफ तवक्को मोहसिन को और टैडी को अभी तक इस खबर का इल्म ना था, जो हमारे लिए इतनी बड़ी खबर थी जितनी दुनिया के लिए आखिरी एटम बम गिराए जाने की होगी। उन्होंने इंतजार से उकता कर कहलूला शुरू किया था कि मैंने दस्तक दी। इससे पहले कि वो मुनासिब अल्फाज में मुझे खुश आमदीद कहते और मेरे साथ वही सलूक करते जो मैंने उनके साथ किया, उन्होंने मेरी सूरत के जियोग्राफिये पर गौर किया और नक्शा बदला हुआ देखकर तशवीश में मुबतला हो गए। क्या है अजीजम? मोहसिन ने कहा, तुझ पर चल चलाओ किसी कैफियत है? कसम अल्लाह की सिकंदर बादशाह, तुम्हारा चेहरा तो घंटा घर बना हुआ है, 12 बजे हुए हैं। टैडी बोला। मैंने जवाब देने की बजाय उनके सामने अखबार फेंक दिया और खुद एक बेड पर दराज हो गया। मशहूर सनतकार चौधरी दिलावर का कत्ल। मोहसिन ने जोर से पढ़ा और उसके अल्फाज पर टैडी यूं चला जैसे हर लफ्ज़ रिवाल्वर से निकलने वाली गोली था। क्या? किसका खून? उसने गड़बड़ा के कहा और अखबार छीन लिया। मोहसिन ने भी लाइरादा उसे एक गाली दी और अखबार फिर उसके हाथ में आ गया। फिर मोहसिन ने उसकी दरख्वास्त पर खबर को बाआवाज़े बुलंद पढ़ना शुरू कर दिया। मैं सिगरेट सुलगाए खाली ज़हन लेटा छत को देखता रहा, जिस पर गुजरे हुए वक्त की परछाइयाँ उसी तरह गुजर रही थी जैसे मेरे ख्यालात। मोहसिन ने खबर को दूसरी बार खामोशी से और ज़्यादा तवज्जो के साथ देखा। ये कैसे हो सकता है यार? उसने तवील खामोशी के एक मुज़तरिब वक्फे के बाद कहा, अखबार में तो वही आता है जो हो जाता है, और इसमें कौन सी ना होने वाली बात है? मैंने कहा। मोहसिन ने नफी में सारी लाया। यकीन नहीं आता कि चौधरी दिलावर जैसे लोग इतनी आसानी से कत्ल किए जा सकते हैं। कातिल भी उसकी ख्वाबगाह तक इतनी आसानी से नहीं पहुंचा होगा जितनी आसानी से मैं यहाँ इस कमरे में पहुंच गया। मैंने कहा, यार ये इतना बड़ा कारनामा कौन सरअंजाम दे सकता है? मोहसिन बोला, हमसे बड़ा भी कोई शिकारी था जो उसकी ताक में था। कौन था वो शिकारी? असल शिकारी तो कदा का नामा पर है। मैंने कहा, वो जिसे शिकार करना चाहे कर लेता है, उसे बहानों और वसीलों की कमी नहीं। हम किस जोम में उसकी जान के तलबगार बने फिरते थे। फिर भी सोचने की बात है, मोहसिन ने कहा, हम तो अच्छी तरह जानते थे कि दर पर्दा उसकी दोस्ती किससे है और दुश्मनी किससे। मैं उसे कारोबारी रकाबत का नतीजा नहीं समझता। वो लोग जज्बातियों के कत्ल नहीं करते, उनके लिए आदमी की हैसियत मशीन के एक पुर्जे की है
जो सही काम करता है तो ठीक है, वरना बदल दिया जाता है। उसे बदलने के लिए वो कोई खास तरद्दुद नहीं करते और कोई परेशानी मोल नहीं लेते। रिवॉल्वर की एक गोली सर में एक सुराख कर देना काफी समझते हैं और लाश फिर सड़क पर पड़ी रहे या मुर्दा खाने में, वो भूल जाते हैं और अपना काम करते हैं। ये तो किसी ने उसके लहू से इंतकाम की पुरानी आग ठंडी की है और वो आग इतनी शदीद थी कि थोड़े से खून से नहीं बुझ सकती थी, जो एक जान लेने वाली गोली के जख्म से बहता है। उसने दिलावर को इतनी बार कत्ल किया कि उसके जिस्म से खून का आखिरी कतरा भी निकल जाए। और एक नजरिया मेरा ये भी है कि उस कातिल ने खंजर से दिल पर वार नहीं किया और रिवॉल्वर की सब गोलियां सीने में नहीं उतारी। उसने एक शैतानी दिमाग को नीस्तो नाबूद किया, जिस्म के उस हिस्से को तबाह किया जो उसके ख्याल में सबसे ज्यादा मुजरिम था। मोहसिन की बात ने मुझे मुतवज्जो कर लिया। उसकी सोच ही जज्बाती नहीं अकली थी और उसकी सोच का अंदाज मेरी सोच के मुकाबले में ज्यादा ठोस और मुंतकी था। तेरे ख्याल में ऐसा शख्स कौन हो सकता है हमारे अलावा? मैंने कहा। मेरे ज़हन में सबसे पहले अलिफ दीन का नाम आता है, मोहसिन ने कहा। उसी जनून की कैफियत में वो फतेह शेर का सर काट गया था। ताफू के साथ होने वाले सलूक और उसकी लाश पर डाए जाने वाले गैर इंसानी मुजालिम के जिक्र ने उसका दिमाग उलट दिया था। उसकी वहशत फतेह शेर से बदला लेकर कम नहीं हुई थी। दीवाने के दिमाग में एक ख्याल समा जाए तो उसे कौन समझाए? उसकी अपनी अकल 100% यकीन के साथ खुद को हक बजानिब करार देती हो तो वो दुनिया की कैसे सुने? उसने बीवी बच्चों के साथ फरार इख्तियार किया तो सिर्फ इसलिए कि कई जज्बाती रिश्तों का ख्याल उसके इरादों को कमजोर ना कर दे। ऐसे लोग बहुत खतरनाक हो जाते हैं और यह भी मुमकिन था कि वो पागल हो जाता तो पहले सब रिश्तों को खत्म करता, फिर दिलावर को, उसके बाद अपने आप को। मगर वो पागल नहीं हुआ था, सिर्फ एक ख्याल से मगलूब हो गया था। चुनाचे उसने अकल की सारी सिपा को एक महाज पर मुइतमे कर लिया और अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हो गया। जैसे ताफू के कातिल नहीं पकड़े गए थे, ऐसे ही दिलावर के कातिल को कभी कोई ना पकड़ सकेगा। ताफू का जस्दे खाकी भी सामाने इबरत बना था और दिलावर को भी उसने तमाशाई इबरत बना दिया। शायद तू ठीक ही कहता है, मैंने कहा। दुश्मन तो बहुत थे दिलावर के, मगर उनमें अलिफ दीन कोई ना था। हाँ, और इसलिए ये जुर्म खुद ब खुद हमारे नाम लिखा जाएगा। मोहसिन तलखी से बोला। अलिफ दीन को भला कौन जानता है? मुझे ऐसा लगता है कि अलिफ दीन ने हमारे लिए सलामती के दर बंद कर दिए हैं, मैंने कहा। अगर दिलावर जिंदा रहता तो शायद किसी दिन हम उसे दुनिया की अदालत में सबूत और शहादतों के साथ घसीट लाते और खुद उसकी जबान से एतराफ करा लेते कि मुजरिम कौन था। अब तो ये भी नहीं हो सकता। मेरा जहन इस खबर से कुछ और पढ़ सकता है। मोहसिन ने फिर अखबार पर नजर जमा के कहा, यानी वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र नहीं। इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? ना मुदई है ना मुनसफ। हकीकत हमेशा एक होती है। क्या ये हो सकता है कि किसी मुख्तलिफ जाविये से देखा जाए तो हकीकत बदल दी जाए? मैंने नफी में सर हिलाया। ये तो हो सकता है कि निगाह का जाविया बदल जाए तो हकीकत का ज़ाहिरी रूप बदल जाए, लेकिन हकीकत तो वही रहती है। जमीन की सतह पर खड़े होकर देखने से जमीन ना गोल नजर आती है और ना गर्दिश में महसूस होती है। खला की बुलंदी से ये गोल चमकता हुआ सियारा लगती है। कभी आदमी मरीज से देखेगा तो कुछ और लगेगी। लेकिन यार तू मुझे ये बता कि इस फीचर में तस्वीर क्यों नहीं है? मोहसिन ने अखबार उठा के कहा, क्या अखबार वालों को दिलावर की तस्वीर नहीं मिल सकी थी? अमूमन मकतूल की तस्वीर भी खबर के साथ शाया होती है, मुर्दा हालत में या जख्मी चेहरे के साथ। इसके इसमें चेहरा इस काबिल ही नहीं रहा था कि तस्वीर से शिनाख्त किया जा सके। मैंने कहा, तस्वीर उतारने से क्या फायदा होता? और अगर स्टॉप, पहले यही नतीजा तवज्जो तलब है। मोहसिन ने कहा कि चेहरा शिनाख्त के काबिल नहीं रहा। एकदम मुझ पर 14 तबक रोशन हो गए। तू पागल हो गया है? ये कहना चाहता है कि वो दिलावर का चेहरा नहीं? क्या ये नामुमकिन है कि चेहरा किसी और का हो? मोहसिन ने कहा, मुश्किल तो है, मगर क्या ये नामुमकिन है? नामुमकिन भी है। मैंने उठकर बैठते हुए कहा, दिलावर की शिनाख्त बगैर चेहरे के भी हो गई है। पुलिस ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि मशहूर सनतकार चौधरी दिलावर को कत्ल कर दिया गया है। अखबार भी जिम्मेदार है। किसने शिनाख्त किया है चौधरी दिलावर को? मोहसिन ने मेज पर मुक्का मारा। उसके चौकीदार ने, और उसने शिनाख्त की बुनियाद बनाया हालात और वाकयात को। चूंकि गुज़िश्ता शब गाड़ी में चौधरी दिलावर ही आया था और लाश भी उसी के बेडरूम में पाई गई, उसके कपड़ों में उसकी घड़ी अंगूठी के साथ, और वो लाश दिलावर के कदो कामत के मुताबिक भी है। इसलिए वो दिलावर के सिवा कौन हो सकता है? और कौन चाहेगा कि उसके घर में कमरे में उसी के कपड़ों में यूं मरे? और फकत चाहने से क्या होता है? मैं अगर चाहूं कि अब्दुल वदूद मंदिर के उसके घर में उसकी ख्वाबगाह में उसी का हुलिया इख्तियार कर लूं और फिर यूं मर जाऊं कि शिनाख्त मुमकिन ना रहे, तो क्या ये हो सकता है? ये क्या फजूल बकवास है। मैंने कहा, जाहिर है कि नहीं हो सकता, लेकिन अगर दिलावर ये चाहे कि दिलावर मर जाए तो हो सकता है। मोहसिन ने फातिहाना अंदाज में कहा। मैं भूंचका रह गया। तेरा मतलब है दिलावर ने कत्ल का ये ड्रामा खुद स्टेज किया है? वो जिंदा है और उसने किसी को मारकर अपनी जगह डाल दिया है? मैंने कहा, और उस्ताद टेडी का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। मेरा बिल्कुल यही मतलब है। मेरी 7वीं इस कहती है कि दाल में कुछ काला है। मोहसिन बोला। मैंने अपनी जगह से उठकर कमरे के 2-4 चक्कर लगाए और एक गिलास ठंडा पानी पिया। खिड़की से बाहर झांका और फिर अपनी जगह आ बैठा।
मुझे सख्त शक हो रहा है कि अगर मैं पागल नहीं हुआ हूं तो फिर तू पागल हो गया है। बाकी दुनिया वैसी है जैसी थी। बाकी दुनिया पागल है जो इस खबर पर यकीन कर चुकी होगी। मोहसिन ने कहा, मैंने अभी तक इसमें सच्चाई के 50% अंसर को खारिज कर दिया है, या यूं समझ ले कि इसमें 50% झूठ को तलाश कर लिया है। ये खुद तू भी तो तस्लीम कर चुका है कि हकीकत कभी 50% नहीं होती। दिलावर ये ड्रामा अपने लवायकीन की मदद के बगैर नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक, मगर लवायकीन किसी नामालूम अजीज के घर में है, मोहसिन बोला, और इंतजार कर रहे हैं कि बरी में बर्फ गिरनी शुरू हो तो वो आगे जाएं। अफसोस कि वो लाश की शिनाख्त के लिए दस्तयाब नहीं, मगर आज नहीं तो कल उन्हें मालूम तो हो जाएगा। मैंने कहा, चौकीदार अनपढ़ है, उसने अखबार नहीं पढ़ा था, मगर मुझे मालूम है कि कल से मरी में बर्फ पड़ रही है। मोहसिन बोला, वो वापस आके हैरान या परेशान हो सकते हैं कि उन्हें ये खबर नहीं मिली। बरी के स्नोफॉल में अखबार नहीं पहुंचते, और यह भी हो सकता है कि चौधरी दिलावर उनके साथ ही लौट आए और उनसे ज्यादा हैरान परेशान हो के मेरे घर में मेरे नाम से कोई मकतूल हो गया, और पुलिस बाद में ये गुत्थी सुलझाती रहे कि वो कौन था जिसने ऐसा किया, और किया तो क्यों। जाहिर इन सवालात का दिलावर कैसे जवाब दे सकता है जो अपनी फैमिली के साथ बरी में बर्फबारी का नजारा कर रहा है। पुलिस चौकीदार को पेश करेगी क्योंकि सिकंदर बादशाह, उस्ताद डैडी ने कहा। चौकीदार कहेगा, सॉरी मुझसे शिनाख्त में गलती हो गई, मोहसिन हंसा, और दिलावर कहेगा, सॉरी मैं तुमको बता के नहीं जा सका, मैं अपनी गाड़ी दफ्तर में छोड़ गया था। पुलिस सवाल करेगी कि आप अपनी अंगूठी और घड़ी घर पर छोड़ गए थे। मैंने कहा। दिलावर जवाब देगा कि मेरे पास 3 घड़ियां और 4 अंगूठियां हैं, अगर एक भी ना पहनूं तो मेरी मर्जी। तेरी बात से मैं कायल हो जाता हूँ कि ये सब झूठ का जाल है। मैंने कहा, मगर यहाँ बैठकर सिर्फ अल्फाज से इसकी तस्दीक नहीं होती। ये सच है तब भी और झूठ है तब भी, तस्दीक तो यकीनन करना पड़ेगी। लेकिन हम भी जवाबी चाल सोच समझ कर चलेंगे। वहां दिलावर की जगह कोई और मर गया है तो हमारी जगह भी कोई और पहुंच सकता है। मसलन अपने मिर्जा गालिब हैं। गालिब ने दिलावर को करीब से नहीं देखा है। मैंने कहा, उसे सिर्फ हम पहचान सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि वहाँ कौन कौन हमारे लिए चशे में भरा है। उस्ताद पीडरू और नवाब खसरू जमशेद गामा माची, उसका मैनेजर दिलावर के सब दस्ते रास। जब जनाजा चौधरी दिलावर का होगा तो ये सूरतें तो जरूर नजर आएंगी, ख्वाह वफात असली हो या नकली। बस तो ऐसा करते हैं कि बकलम खुद चलते हैं और चौधरी साहब की आखिरी रसूम में शिरकत फरमा के स्वाबे दारैन हासिल करते हैं। मोहसिन बोला, बनाकर फकीरों का हम बेस गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। अगर ये दामे अजल हमारे लिए फैलाया गया होगा तो सब शिकारी चुकन्ने होंगे। हम तस्लीम बजा लाएंगे और कहेंगे कि सरे तस्लीम खम में जो मिजाजे यार में आए। मैंने कहा, आखिर शराफत और मुरव्वत भी कोई चीज है। वो सब कब्रिस्तान से घर चले जाएंगे और हम बड़े घर। मैंने जो शेर अभी पढ़ा था उस पर दोबारा गौर फरमाइए। मोहसिन बोला, इसमें तमाशाए अहले करम के साथ फकीराना बेस का भी जिक्र था। हम ऐसा बेस बदलेंगे खुदा न खासा कज़ा वहीं आए तो एक बार खुद फरिश्ता अजल भी धोखा खा जाए। लेकिन बेस बदलने का फन मुझे तो नहीं आता। मैंने कहा, अब तक जो थोड़ा बहुत ज़ाहिरी हुरिया बदल के काम चलाया था वो मजाक था। सूरत बदलना इतना आसान नहीं। वहाँ हर नज़र को तलाश होगी तो छुपना महाल होगा। वैसे तो मेकअप सिर्फ खवातीन ही शौकिया करती हैं। मोहसिन बोला, लेकिन फिल्म, स्टेज, टेलीविजन की दुनिया में कुछ ऐसे बाहर होते हैं जो मेकअप मैन कहलाते हैं और ऐसा कमाले फन रखते हैं कि बादशाह को फकीर और फकीर को बादशाह बना के दिखा दें, जवान को बूढ़ा और बूढ़े को जवान कर दें, यहाँ तक कि खम चाहें तो उन्हीं चेहरों दिलावर और उस्ताद पीडरू का ऐसा नक्शे सानी बना दे कि खुद दिलावर और पीडरू चकरा जाएं और मुश्किल में पड़ जाएं कि असली कौन है नकली कौन। तू जानता है किसी ऐसे माहिर फन को? मैंने कहा, एक बात मत भूलना नूरे चशम कि यहाँ जो कुछ हम सोच रहे हैं ना, यही दुश्मन भी सोच सकते हैं और अंकल रिजवी भी सोच सकते हैं। अंकल रिजवी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। उनकी नज़र चेहरों का एक्सरे कर सकती है। वो हमसे पहले वहाँ पहुँचेंगे क्योंकि वो भी किसी अलिफ दीन को नहीं जानते और ये समझने में हक बजानिब होंगे कि ये वारदात हम ही कर सकते हैं। वो दिलावर की मौत पर यकीन कर सकते हैं मगर ये नहीं तस्लीम कर सकते कि इस कत्ल में हमारा हाथ होगा। मोहसिन ने पूरे यकीन से कहा, वो हमारी फितरत से वाकिफ़ हैं। उनको मालूम है कि हम अपने दिफा में तो कत्ल कर सकते हैं लेकिन किसी सोते हुए शख्स को इतनी बेदर्दी से खलाक नहीं कर सकते। हम इतने सफाक नहीं है ताम उनसे वहाँ मुलाकात यकीनी है। मेरा ख्याल है अभी तो लाश पुलिस के कब्जे ही में होगी। मैंने कहा, वो पोस्टमार्टम की कानूनी कार्रवाई बहरहाल करेंगे। क्या यह ज्यादा आसान नहीं होगा कि हम हॉस्पिटल ही में चौधरी साहब के दर्शन कर लें? ये भी हो सकता है। मोहसिन ने कहा, पहले वहां जाके देखते हैं कि वारिस बन के कौन आया है और लाश कौन लेकर जाता है। वहां नाकामी हुई तो फिर घर चलेंगे। वो हमारा इंतजार करेंगे और जनाजा रात से पहले नहीं उठाएंगे। रात होने में कितनी देर है? क्या इतने कम वक्त में हमारा चेहरा बदला जा सकता है? मैंने कहा, मैं अपने मिर्जा गालिब पर इन्हिसार कर रहा हूँ। उसकी जान पहचान हर जगह है। मुझसे ने कहा, उसके फ्लैट में चलते हैं और उसकी ऑफिस से मालूम करते हैं। वैसे तो उसका कोई ठिकाना नहीं और कोई वक्त नहीं कि कब कहाँ मिलेगा। फिर भी कोशिश करके देखने में हर्ज नहीं है। मुझे राबिया से भी बात करनी थी। मैंने कहा, उसकी गाड़ी कहाँ है?
वहीं खड़ी है, मोहसिन बोला। हम उसके करीब जाने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। शमशाद की गाड़ी को कहाँ छोड़ा था? मैंने कहा, उसके घर से 2 गलियां छोड़कर। अब तक उसे मिल चुकी होगी। मोहसिन ने कहा, राबिया को बता देते हैं कि हम उसकी गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सके। मैंने कहा, बेहतर है कि वो खुद भी गाड़ी लेने ना जाए। गाड़ी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दे, पुलिस पहुंचा देगी। ये ठीक है, दिलावर के कत्ल की खबर भी उसे मिल ही चुकी होगी। उसे ये भी बता देते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या है। मोहसिन बोला, अगर मंजिल सीधा दिलावर के घर चला जाए तो उसके लिए कोई खतरा नहीं। एक मशहूर आदमी के जनाजे में कोई भी शरीक हो सकता है। अगर राबिया हमें कहीं से पिकअप कर ले तो बहुत सी बातें हो जाएं। मैंने कहा, उसको ये बताना है कि मैंने अपने पुराने घर में जाके क्या देखा, और उससे पूछना है कि वो अपना पैसा इस घर को खरीदने में क्यों खर्च कर रही है, जिसमें रहना शायद हमारे नसीब में नहीं है। नसीब का लिखा कौन जानता है सिकंदर बादशाह। उस्ताद टैडी ने हौसला अफजा लहजे में कहा, अब हमको ही देखो, कल कहाँ थे आज कहाँ है। वक्त बदलते देर नहीं लगती और राबिया की नीयत अच्छी है तो नतीजा भी अच्छा ही निकलेगा। बाहर से बहुत ऊंची आवाज में कुछ लोगों के बोलने की आवाज ने मुझे मुतवज्जो किया। 2 अफराद की आवाज नुमायां थी और वो न जाने किस बात पर झगड़ रहे थे, मगर वही छठीस जो इंसानों और हैवानों को खतरा से निमटने के लिए कबल अज़ वक्त होशियार कर देती है, मेरे काम आई। ये शोर कैसा है मियाँ खोजी? मैंने कहा, मैं देखता हूँ। खोजी ने दरवाजे का रुख करते हुए कहा, इस होटल का मैनेजर मैं हूँ। दरवाजा खुलते ही साफ आवाज सुनाई थी, मैं बता चुका हूँ कि यहाँ कोई नहीं है, हमारे पास वारंट है। दूसरी आवाज ने कहा, बंदा नहीं मिला तो हम चले जाएंगे। अजीब तमाशा है, जहाँ दिल चाह वारंट लेकर घुस गए। अरे भाई, ये शुराफा का होटल है, आप लोगों का यहाँ इस तरह तशरीफ लाना ही हमारी बदनामी का सबब बन जाता है। मैं तो किसी पुलिस वाले को किराए पर कमरा नहीं देता। अगर वो वर्दी में हो तो साफ इनकार कर देता हूँ कि कमरा खाली नहीं है। मैनेजर ने बरहमी से कहा, जिस दिन मैं आऊंगा उस दिन देखूंगा। दूसरे शख्स ने गर्ज कर कहा, सारे कमरे खाली मिलेंगे। हाँ हाँ, अपने साथ तोप ले आना। मैनेजर बोला, जेल खाने की गाड़ी ले आना, मुसाफिरों को उसमें भर कर ले जाना और तोप चला के होटल गिरा देना, मुझे फांसी लगा देना। यही तुम लोग सब कुछ कर सकते हो और करते हो। बादशाहत है तुम्हारी, इसलिए तो शरीफ आदमी तुम्हारे साय से भी दूर रहना चाहता है। बक बक मत करो, ये दूसरा कमरा खुलवाओ। खोजी के इशारे से कबरी सूरत हाल मुझ पर वाज़ेह हो गई थी। पुलिस वहां किसी को तलाश करती हुई पहुंची थी। अभी तक मैंने मुजरिम का नाम नहीं सुना था, लेकिन सबसे बड़ा मुजरिम मैं खुद था। ज्यादा इम्कान इसी बात के थे कि वो मेरी गिरफ्तारी के वारंट लेकर आए थे। अगर वारंट किसी और के लिए थे तब भी मैं महफूज नहीं था। उसे तो पुलिस अपनी खुशकिस्मती शुमार करती कि वो छोटे मुजरिम को पकड़ने गए थे और हाथ आ गया बड़ा मुजरिम। कमरा किसके नाम पर है? मैंने कहा, मेरा मतलब है टैडी का नाम क्या लिखवाया है? ख्वाजा नेक मोहम्मद। मोहसिन बोला, कबीर खान तो लिखवा नहीं सकता था, अमीर खान भी मुझे ठीक नहीं लगा था। पुलिस तो यहाँ भी आएगी सिकंदर बादशाह। टैडी ने बदहवासी में कहा, कुल कितने आदमी हैं बाहर? मैंने कहा और खिड़की से बाहर झांक कर देखा। 3 पुलिस वाले थे राइफल लिए हुए। वो बोला, एक थानेदार किस्म की चीज था। होटल का मैनेजर था और उसके साथ 2 बहरे थे। 8-10 आदमी थे। दरवाजे से बाहर निकलने की कोई सूरत नहीं। मैंने कहा, अब तुम जरा हिम्मत से और अकल से काम लो, अभी दरवाजा बंद रखो और उनके दरवाजा बजाने का इंतजार करो। हम यहाँ बैठते हैं तब तक। क्या मतलब? टैडी ने बुखला के कहा, मुकाबला करोगे उनका? नहीं, जब वो दस्तक दें तो तुम जाहिर करना कि सोते से उठे हो। मैंने कहा, हम खिड़की के रास्ते बाहर चले जाएं तो पर्दा बराबर कर देना, उन पर खफा होना कि वो मैं कर लूंगा, तुम खिड़की से कैसे निकलोगे? कमरा तो चौथी मंजिल पर है। टैडी बोला, तुम हमारी फिक्र मत करो, हम पैराशूट के बगैर भी कूद जाएंगे। मैंने कहा, 50 फुट क्या है, तुम्हारी हड्डी पसली सलामत नहीं रहेगी। टैडी का रंग उड़ गया, मगर मैं देख चुका था कि खिड़की से 7 फुट नीचे एक छज्जा है जो तीसरी मंजिल के तमाम कमरों की खिड़कियों के ऊपर से गुजरता है। 2 फुट चौड़े शेल्फ नुमा साइबान का मकसद बारिश को बराह रास्त खिड़की पर गिरने से रोकना था, लेकिन होटल में रहने वालों ने इसे कूड़ेदान के तौर पर भी इस्तेमाल किया था और हर फाजिल चीज जो सड़क पर या किसी राहगीर के सर पर नहीं गिरी थी वो छज्जे पर जमा थी। हम लंदन में थे तो पार्ट टाइम सर्कस में यही काम करते थे। मोहसिन ने कहा, उसकी इत्मीनान से भी अंदाजा होता था कि वो भी फरार की इस रास्ते से वाकिफ है। वो तो 100 फुट की बुलंदी होती थी जहां से हम कपड़ों में आग लगा के छलांग मारते थे और सीधे पानी के तालाब में घुड़ाप। मैंने कहा, अब भी हम चाहें तो ये पेशा इख्तियार कर सकते हैं। इस कमरे में कोई नहीं है। बाहर से मैनेजर की बरहम आवाज आई, दरवाजा मुकफ्फल है। मुझे बाहर से दरवाजे मुकफ्फल करके अंदर बैठ जाते हैं। ज्यादा तजर्बाकार और खरांट इंस्पेक्टर ने कहा, बैठ जाते होंगे, मगर ये होटल है, जो कमरा बुक ना हो उसकी चाबी मेरे पास रहती है। मैनेजर बोला, यार गोली मारो चाबी को, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। इंस्पेक्टर ने गर्म होके कहा, वरना मैं हुक्म देता हूँ दरवाजा तोड़ने का। ऐसा टार्जन तो मुझे नहीं लगता तुम सब में से कोई। मैनेजर ने तंजिया कहा, लेकिन देख लो, मैं चाबी मंगवाता हूँ। ये दरवाजे कागज के बने हुए नहीं है थानेदार साहब, मार दो टक्कर अगर दिल चाहता है तो। तुम जरूरत से ज्यादा भौंकते हो, थानेदार मुश्तइल होके बोला।
जबान संभाल के बात करो, मैनेजर ने बड़ी दलेरी से जवाब दिया। तुमको नहीं मालूम कि यहाँ कौन कौन आता है और इस होटल के मालिक किसे जानते हैं? तुम तो मुझे भी नहीं जानते, लेकिन मैं तुम जैसे 10 इंस्पेक्टरों को जानता हूँ जो यहाँ आए और कहे। तुम्हारी तनख्वाह से ज्यादा यहाँ एक वेटर को तनख्वाह मिलती है, मगर वो टिप लेते हैं और तुम रिश्वत लेते हो। अच्छी दिलचस्प लड़ाई हो रही है। मैंने कहा, मैनेजर भी शेर के मुकाबले में सवा शेर है। उसी ने कहा, हर होटल के मैनेजर को निडर और शाहजोर बनना पड़ता है। मैंने कहा, अच्छे खासे होटल के मालिक बासर किस्म के बदमाशों को ये जिम्मेदारी सौंप देते हैं ताकि होटल में अमनो अमान रहे। गलत किस्म के लोग होटल में दाखिल ना होने पाए और हो जाएं तो कोई गलत काम ना कर सकें। मैनेजर पुलिस की मदद के बगैर ही उनसे निमट ले। बदनाम होटल चलता नहीं। इसके अलावा ये लोग पुलिस को पैसा देते हैं। हर थाने को अपने इलाके से इसी बात का वजीफा मिलता है कि जहाँ किसी होटल में गैर कानूनी या गैर अखलाकी धंधे चलते हों वहाँ कदम भी ना रखें। मोहसिन बोला, और ये लोग जिनका खाएं उन्हीं पर ही गुर्राएं तो कौन बर्दाश्त कर सकता है? गालिबन इस होटल का मैनेजर ऐसे लोगों में शामिल नहीं है। मैंने कहा, जो गलत काम नहीं करता वो किसी से नहीं डरता। मुमकिन है इसको अपने और बालकों के असर और रसूख पर एतमाद हो। मोहसिन बोला, और उसका सबूत फौरन ही मिल गया। लो देख लो, चादर झाड़ लो, तकिए के अंदर देख लो, मेज के खानों में झांक लो। मैनेजर ने दरवाजा खोल के कहा, तुम कानूनी कार्रवाई में रखना डाल रहे हो, मैं तुमको भी गिरफ्तार कर लूंगा। इंस्पेक्टर ने दाड़ कर कहा। फिर क्या होगा? मैनेजर ने तमस्कर उड़ाने के अंदाज में कहा, अभी फोन आ जाएगा तुम्हारे डीआईजी साहब का तो तुम्हारी सारी अकड़ फोन निकल जाएगी। मैं उनसे फोन पर बात कर चुका हूं कि तुम शरीफ मुसाफिरों को परेशान कर रहे हो। अखबारी बयान दे दिया ना मैंने कि तुमने मुसाफिरों के कमरों से सामान उठाया है और किसी मुसाफिर ने तायद कर दी ना तो ये दोनों फूल उतर जाएंगे कंधे पर से। मुझे तो मालिक 10 मिनट में छुड़ा के यहीं बिठा देंगे। मेरी और तुम्हारी नौकरी में फर्क है। देखो मैनेजर साहब, हमारी भी मजबूरी है। इंस्पेक्टर का लहजा एकदम बदल गया। हमें मुखबर ने इतला दी है कि उसने एक इश्तिहारी मुजरिम सिकंदर बख्त को खुद यहाँ दाखिल होते देखा है। हम तस्दीक किए बगैर कैसे रिपोर्ट दे सकते हैं कि वो यहाँ नहीं है? बाद में उसने कोई हंगामा या खून खराबा किया तो तुम्हारे लिए भी परेशानी होगी और हमारे लिए भी। इस साथ वाले कमरे में कौन है? इसमें ख्वाजा नेक मोहम्मद। मैनेजर ने गालिबन रजिस्टर से तस्दीक करके बताया। इंस्पेक्टर की वजाहत के बाद उसका रवैया भी मुसालत अमेज हो गया था। मैंने मोहसिन को इशारा किया और हम दोनों खिड़की की तरफ लपके। तुम खिड़की बंद करो और पर्दे डाल के लाइट बुझा दो, मैंने सरगोशी में कहा और डैडी ने सारी लाया। हमारे पीछे दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहसिन चौखट से लटक कर नीचे उतर चुका था। मेरे लटकते ही डैडी ने आवाज पैदा किए बगैर खिड़की बंद कर दी। मैं और मोहसिन अब जमीन से 40 फुट ऊपर दीवार से चिपके खड़े थे। जिस सज्जे पर हमारे कदम थे उसकी चौड़ाई इतनी नहीं थी कि हम उस पर सीधे चल सके। बहुत नीचे हर किस्म की गाड़ियां आ जा रही थी और इंसानों की बस्ती खिलौनों की तरह नजर आती थी। राह चलने वालों में से कोई ऊपर मुंह उठा के नहीं चल रहा था, लेकिन बहुत से लोग दुकानों के थड़ों पर और घर के चबूतरों पर बैठे थे। उनमें से कोई भी सर उठाता तो हमें देख लेता। इसके अलावा तंग सड़क के पार 2 मंजिला 7 मंजिला मकान भी थे। ये शाम का वक्त था और सर्दी बढ़ गई थी, इसलिए छत पर कोई नजर नहीं आ रहा था और खिड़कियां भी बंद कर दी गई थी। उसके बावजूद हमारे देखे जाने के इम्कानात बहुत ज्यादा थे। मैंने मोहसिन को आगे बढ़ने का इशारा किया और वो दीवार के साथ साथ हाथ फैला के सिरकने लगा। हम दोनों में से किसी को बुलंदी के खौफ का नफसियाती मर्ज नहीं था, वरना चक्कर आ जाता तो हम पहले बिजली के तारों को शॉर्ट सर्किट करते, बल्कि वफात पाते और तार तोड़ के घरों में अंधेरा करते हुए सड़क पर गिरते तो हमारी हड्डियां पस मर्ग सुरमा हो जाती। हम साथ वाले कमरे की खिड़की तक पहुंच चुके थे जब किसी ने नीचे से चीख कर कहा, ओए ए की हो रहा है, मरन दी सलाह है। और मैंने देखा तो 20 दर्जन के करीब अफराद ऊपर मुंह उठाए खड़े थे। मैंने हाथ लहरा के इशारे से सब खैरियत है का मफहूम वादे करना चाहा और मुस्कुराया भी, मगर इतने नीचे खड़े हुए लोग तशवीश में मुब्तला थे कि हम कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। उनमें से कुछ ने हमें नशे में समझा होगा, कुछ ने कहा होगा कि पागल हैं और खुदकुशी करना चाहते हैं, और कुछ ये समझे होंगे कि हम भी लदा किए बगैर होटल से फरार हो रहे हैं। चुनांचे उनमें से कोई हमारे इशारों से मुतमईन नहीं हुआ और देखते ही देखते वहां अच्छा खासा मजमा लग गया। मैंने खिड़की के करीब पहुंचकर शीशे पर आहिस्ता से मुक्का मारा। शीशे पर कोई असर नहीं हुआ। मोहसिन ने ज्यादा अक्लमंदी से काम लिया और हाथ पर रुमाल लपेटकर फिर ज्यादा कुव्वत के साथ मुक्का मारा। चिटकने की बजाय शीशा टूटकर अंदर जा गिरा और उसका छन्नाका हमें बम के धमाके से ज्यादा महसूस हुआ। मैंने शीशे के खला में हाथ डाल के चुटकी खोली और खिड़की को थोड़ा सा धकेला, लेकिन उसके पट मजबूती से मिले रहे। मोहसिन ने दूसरे पट की चुटकी खोली। नीचे से मजमा अब ऊंची ऊंची आवाजें लगा रहा था और यह जरूरी था कि हम फौरन अंदर गायब हो जाएं। निचली मंजिलों के रहने वाले इस शोरो गुल पर मुतवज्जो हो चुके थे और अपनी अपनी खिड़की से सर निकाल के ऊपर देखने की कोशिश में मसरूफ थे, लेकिन उनके और हमारे दरमियान छज्जा खाइल था। ताम होटल में मुकीम कुछ लोग यकीनन समझ चुके थे कि ऊपर कोई गड़बड़ है जिधर मजमा इशारा कर रहा है।